कई जगह कैंडिडेट्स अच्छे कैंडिडेट्स आ रहे हैं, तो इसीलिए हमको ये उम्मीद है कि हम इस बार डबल डिजिट में आएंगे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि पॉलिटिकल पावर इज़ अ मास्टर की। मैंने वो महसूस भी किया। और शोषित और अनुसूचित जाति जितने भी दलित समाज के पास जब तक सत्ता नहीं रहता तब तक ये लोगों को भीख मांगने के लिए फोर्स करेंगे। बहुजन समाज में इसलिए आ गया क्योंकि बहुजन समाज ही ऐसी एक ही पार्टी है इस देश में कि संविधान का मुताबिक चलती है। कि हम 300 दिन यात्रा किए और 2400 गांव विज़िट किए और लाखों लोगों से मिले और तकरीबन 50,000 किलोमीटर का जर्नी किया हमने। लुटेरों के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे समाज के लिए काम कर रहा हूँ, पिछड़े समाज के लिए कर रहा हूँ, शोषित समाज के लिए काम कर रहा हूँ। इसलिए मेरे को बहुत तसल्ली मिली कि ज़िंदगी में अगर मैं कुछ काम अच्छा किया, एक तो स्वेरस नेटवर्क ज्वाइन हुआ, अच्छा स्वेरस नेटवर्क का उद्घाटन किया और दूसरा बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गया। एक नारा आपके तरफ से या फिर एक तमाम जो बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना के बैनर है उसमें वी आर 99% ये बात देखने को मिलती है। सर क्या मतलब है इसका और क्यों इसको आप यूज़ कर? वो 100 लोगों में SC, ST, BC, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और बाकी गरीब लोग वो पूरा मिले तो 99 लोग हैं। बसपा का इतिहास देखते हैं तो बसपा घोषणा पत्र जारी नहीं करती, तो यहाँ पर जो घोषणा पत्र जारी किया गया है क्या इसके पीछे की वजह है और क्यों तेलंगाना में यही चीज़ हुई? वर्जन 2.0 में जो काम बहन जी किया उसको एक फाउंडेशन के रूप में लगा के और तेलंगाना का कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या करते हैं, हम रोड मैप है आने वाले 20 सालों में तेलंगाना में लोग कैसे रहना चाहिए, लोग किस भाषा बोलना चाहिए, गरीब लोगों के क्या करना चाहिए, मतलब फार्मर्स के लिए खेती बाड़ी में क्या करना चाहिए और मज़दूरों के लिए क्या करना चाहिए और स्वास्थ्य के विभाग में क्या करना चाहिए। एक रोड मैप होना चाहिए। एक आदमी या औरत 100 साल जीना है तो क्या करना चाहिए। हर गरीब 1 एकड़ का लैंड लेना चाहिए, लैंडलेस। दूसरा 10 लाख जॉब्स हम क्रिएट करेंगे। तीसरा अब शिक्षा के रूप में हम 12,000 कोचिंग सेंटर्स लगाएंगे फ्री, एयर कंडीशन, और 600 इंटरनेशनल स्कूल्स बनाएंगे, ठीक है, और सैनिक स्कूल्स बनाएंगे गरीब लोगों के लिए, 66 सैनिक स्कूल्स। और जिसके पास मकान नहीं है, जैसे बहन जी ने किया है यूरोपी में, ऐसा मकान 550 स्क्वायर फीट में अच्छा मकान बना के दे देंगे 2 साल में। क्या मजबूरन आन पड़ी जो केसीआर को एक नहीं तो 2 विधानसभा से लड़ना पड़ रहा है, आपको क्या लगता है? केसीआर डर गए। साथी जय भीम, मैं हूँ पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। हमारे साथ में डॉक्टर RS प्रवीण कुमार सर है। आप जानते हैं कि जिस तरीके से तेलंगाना के अंदर में जब से RS प्रवीण कुमार सर इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है और आपने देख पाया है कि किस तरीके से एक लाखों की तादाद थी जब बहुजन समाज पार्टी में RS प्रवीण कुमार सर ने दाखिला लिया, शामिल हुए। उसके बाद से तकरीबन 3 साल से लगातार फील्ड में है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और अभी तकरीबन रात के 2 बज रहे हैं और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर की व्यस्तता कितनी है। और इसी के साथ साथ कुछ चंद सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे हमारे चैनल पर। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने आया और हमारा इंटरव्यू लिया। बहुत देर हो गया, फिर भी कोई बात नहीं। सर पहला सवाल ये है कि आप एक बहुत बड़े पद पर थे, DIG और तमाम तरीके जी, आप तकरीबन 26 साल के नौकरी पर थे, सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन राजनीति पॉलिटिक्स को चुनना आपको क्यों ज़रूर लगा और क्यों आपने इस चीज़ को चुना? क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि पॉलिटिकल पावर इज़ अ मास्टर की। मैंने वो महसूस भी किया 26 साल का सर्विस में। हमको ये लगा कि जब तक ये पिछड़े और शोषित और अनुसूचित जाति जितने भी दलित समाज के पास जब तक सत्ता नहीं रहता तब तक ये लोगों को भीख मांगने के लिए फोर्स करेंगे ये रूलिंग क्लासेस। इसीलिए मैंने सोचा 26 साल का सर्विस में हम किसी दूसरे से ऑर्डर लेते रहे और वो पुलिस और अन्य व्यवस्थाओं को ये रूलिंग क्लासेस ने, यानी कि ये जो सत्ते पे बैठे हैं पिछले 75 साल, वो लोग अपने भलाई के लिए यूज़ कर लेंगे पूरा व्यवस्था को। तो इसलिए मैंने सोचा ज़्यादा नहीं कर सकते इसमें, इसीलिए मैंने वो पद छोड़ के राजनीति में आ गया। मैं बहुजन समाज में इसलिए आ गया क्योंकि बहुजन समाज
ही ऐसी एक ही पार्टी है इस देश में के संविधान का मुताबिक चलती है और अभी तक इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छी रही है और खास करके बहन जी कुमारी मायावती जी का नेतृत्व में पार्टी बहुत अच्छे आगे बढ़े और यूपी में बहन जी ने 4 बार सीएम भी किए और उस समय में ऐतिहासिक का काम बहुत किए। बहुत इम्प्रेस हो गए हमने और बहन जी का आशीर्वाद लेके तेलंगाना में बहुत मेहनत कर रहे हैं। माननीय श्री कांशीराम जी ने जो पार्टी बनाया और एक नया वर्किंग प्रोसीजर या फ्रेमवर्क बनाया, तो उसी को लेके हम और उसको तेलंगाना कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छा बना के लोगों के अंदर जा रहे हैं। अभी तक मैंने 2400 गांव घूमे और 300 दिन कल तक मेरा इसी को लेके एक सवाल है सर कि जब आपने इस पॉलिटिक्स में आए, आप बहुजन समाज पार्टी में आए, उसके बाद में आपने एक बहुजन राज अधिकार यात्रा, बहुजन राज यात्रा आपने शुरू की और जब आप घर से निकले एक इमोशनल मोमेंट था। हमने काफ़ी गंभीरता से बहुत ऑब्जर्व करके उस चीज़ों को देखा, बहुत भावुक मोमेंट था। क्या महसूस कर रहे थे आप और क्या एक सोच को लेकर निकले थे और किस तरीके से आप अभी आप अपने आप को देख पा रहे हैं? मैंने महापुरुषों का कुर्बानी या बलिदान को बहुत प्रभावित हुआ हूँ और वो लोगों का विचारधारा और उसका जीवन शैली यानी कि लाइफस्टाइल, उससे भी बहुत प्रभावित हूँ। महापुरुषों का कुर्बानी का सामने मेरा कुर्बानी बहुत छोटा ही, लेकिन दुख तो मतलब थोड़ा दर्द तो होता है क्योंकि सर्विस में 26 साल का भारतीय पुलिस सेवा में बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं, बहुत सारे कंफर्ट भी रहते हैं, सुकून से जी सकते, तुम जहाँ तक अंतिम श्वास तक सुकून से जी सकते। लेकिन हम खुद एक सुकून से जीने से क्या फ़ायदा है लोगों को, क्या फ़ायदा समाज को। इसीलिए मैंने सोचा समाज के लिए कुछ करना है, तो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गया। पर बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने के बाद में मैं अपना घर को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता था, या घर या दफ्तर और 3-4 दिन ऑफिस जाओ और कुछ फाइलों पे साइन करो या 3-4 नारेबाजी बनाओ और फिर वापस बैठो और चुनाव के समय में बाहर आ जाओ, फिर चुनाव से चुनाव तक, यानी कि चुनाव के समय बाहर आ जाओ फिर मामूली समय में घर में बैठो। ऐसा नहीं करना चाहता था। मैंने ये महापुरुषों का विचारधारा, खास करके बहन जी का जितने भी अच्छे काम हुए और माननीय श्री कांशीराम जी का मेरा प्रयास जो भी है, वो इतिहास को मैंने खुद की कंधों पे रख के राज्याधिकार यात्रा के नाम पे पूरे गांव घूमना चाहता था। इसीलिए मैंने आज 300 दिन हो गए, मेरे बहुत खुशी हो रहा है कि हम 300 दिन यात्रा किए और 2400 गांव विज़िट किए और लाखों लोगों से मिले और तकरीबन 50,000 किलोमीटर का जर्नी किया हमने। तो अच्छा लगता है और बहुत तसल्ली मिलती है ये महापुरुषों का विचारधारा लोगों के पास लेके जाने के लिए। और मैं कोई लुटेरों के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे समाज के लिए काम कर रहा हूँ, पिछड़े समाज के लिए कर रहा हूँ, शोषित समाज के लिए काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को बहुत तसल्ली मिलती है। राजनीति को शुरू करने से पहले देखते हैं कि सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर एक बड़ा काम रहा आपका और तमाम तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्वेर आपके माध्यम से जो चलाई जाती है। कितने लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन थे, क्योंकि जहाँ पर मैं तकरीबन 2 दिनों से इस तेलंगाना के अंदर में वो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, तो उनके लिए मन में, उनकी आंखों में जो चमक, जो रिस्पेक्ट आपके लिए मैंने देखा है, मुझे और किसी प्रदेश के अंदर में वो देखने को नहीं मिली। पूरे भारत के अंदर में बहुजन मूवमेंट के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचाते। क्या ऐसी चीज़ है, किस तरीके से, क्या सोच को लेकर शुरुआत किया था सर, और आप उस रिस्पेक्ट को भी महसूस करते तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ज़िंदगी में अगर मैं कुछ काम अच्छा किया, एक तो स्वेरोस नेटवर्क ज्वाइन हुआ, अच्छा स्वेरोस नेटवर्क का उद्घाटन किया और दूसरा बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। तो स्वेरोस नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है कि वो मानव के अंदर जो शक्ति है, वो शक्ति को बाहर आने के एक प्रयास है। क्योंकि समाज ने खास करके गरीब लोगों को, खास करके दबे हुए लोगों को ये बोलना शुरू किए, मैंने बोलते रहे कि पिछले 2000 साल से कि आप लोगों के पास शक्ति नहीं है, भूखे पेट है तो खाना ले लो और प्यासी है तो पानी ले लो
और पैसे नहीं हो तो गरीब है तो थोड़ा पैसे ले लो, लेकिन उसके बाद क्या करना कभी भी ये समाज नहीं बोले। तो मानव के अंदर, हर मानव के अंदर बहुत शक्ति रहती है, वो शक्ति को बाहर लाने के प्रयास कोई भी नहीं किया। तो वो शक्ति बाबा साहेब अम्बेडकर को, वो शक्ति ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कई प्रोफेसर्स किए, तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर किए। तो ऐसा वो शक्ति को बाहर लाने के लिए कोशिश करना है, यानी कि बहन जी कुमारी मायावती जी को वो शक्ति बाहर लाने के लिए मानश्री कांशीराम जी ने कोशिश की। तो ऐसा एक परंपरा होना चाहिए। तो वो अंदर जो शक्ति है मानव के अंदर, वो शक्ति को बाहर लाने के जिम्मेदारी स्वेरोस नेटवर्क लिए है। इसी स्वेरो नेटवर्क से प्रभावित है कम से कम 10 लाख लोग तेलंगाना में। मुझे ये बहुत खुशी लगती है कि कर्नाटका में स्वेरोस नेटवर्क है, और राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में, यूपी में भी आने वाले दिनों में आएगी। एक नारा आपके तरफ से या फिर एक तमाम जो बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना के बैनर है उसमें वी आर 99% ये बात देखने को मिलती है। सर क्या मतलब है इसका और क्यों इसको आप यूज़ कर रहे हैं? बहुत बढ़िया सवाल है कि वी आर 99, यानी कि देखिए ये सिर्फ जाति के रूप में नहीं दिया गया है, ये एक सोशो इकोनॉमिक रूप में दिया गया कि समाज में अगर 100 लोग रहे समझो, वो 100 लोगों में SC, ST, BC, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और बाकी गरीब लोग, वो पूरा मिले तो 99 लोग हैं। और संपत्ति ये देश में, ये दौलत संपत्ति और पूरा जो भी है वो पूरा ये 99 के पास ज़्यादा नहीं है, 1% के पास है। वो 1% ही ये देश को चला रहा है, और 99% सिर्फ उसका सामने भीख मांगने के लिए खड़े हो गए। तो ये सब बदलने के लिए हमने वी आर 99, तो हम 99 हैं, हमारा संपत्ति हमें दे दो, हमारा अपॉर्चुनिटीज़ हमें दे दो, हमारा दौलत हमको वापस दे दो। तो और आपका 1% है, सिर्फ 1% ले लो, बाकी 99 हमको दे दो। तो अगर आप नहीं दिए तो हम खींच के लेके ले लेंगे। तो वी आर 99 इज़ लाइक एक कॉल, क्लेरियन कॉल। हम एक आवाज़ है, एक नारा है, तो एक दावा है। तो इसीलिए वी आर 99 बहुत पॉपुलर हो गया, खास करके युवाओं में बहुत पॉपुलर है। तो हम पूरा देश को फैलना चाहते हैं वी आर 99 मूवमेंट। बसपा का इतिहास देखते हैं तो बसपा घोषणा पत्र जारी नहीं करती, लेकिन इस बार जिस तरीके से तेलंगाना से तस्वीर निकल कर आई, आपके माध्यम से, बसपा तेलंगाना के माध्यम से आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो यहाँ पर जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, क्या इसके पीछे की वजह है और क्यों तेलंगाना में ये चीज़ हुई और क्यों देखने को मिल रही है? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए बसपा का, अभी भी बसपा का पॉलिसी ये है कि संविधान ही इसका घोषणा पत्र है, बढ़िया है। लेकिन संविधान को बहुत सारे लोग नहीं जानते, खास करके हमारा तेलंगाना इलाका में संविधान के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। कभी इसका बारे में कभी भी वो प्रयास, कभी भी या शिक्षा के रूप में, यानी कि तालीम के रूप में, या मिल्लत में यानी कि कम्युनिटी में कभी इसका प्रयास नहीं हुए। तो संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो बोलने से लोगों को संविधान क्या है वो पता नहीं है। तो इसलिए जो बहन जी ने यूपी में जो अच्छा काम किए हैं उसको मद्देनज़र में रखते हुए तो हमने वो वर्जन 2.0 किया। बहन जी वर्जन 1.0 हमने तेलंगाना में बहन जी का पूरे जितने भी अच्छे काम हैं वो पूरे अच्छे कामों को मद्देनज़र में रखते हुए हमने बहुजन भरोसा करके वर्जन 2.0 किया। वर्जन 2.0 में जो काम बहन जी किया उसको एक फाउंडेशन के रूप में लगा के, और तेलंगाना का कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या करते हैं, हम रोड मैप है, हम आने वाले 20 सालों में तेलंगाना में लोग कैसे रहना चाहिए, लोग किस भाषा बोलना चाहिए, गरीब लोगों के क्या करना चाहिए, मतलब फार्मर्स के लिए खेती बाड़ी में क्या करना चाहिए, और मज़दूरों के लिए क्या करना चाहिए, और स्वास्थ्य के विभाग में क्या करना चाहिए। एक रोड मैप होना चाहिए, एक आदमी या औरत 100 साल जीना है तो क्या करना चाहिए। तो तेलंगाना में हमारी एक चुनौती है, फिर भी मैं यही बोलना चाहता हूँ ये पूरा संविधान के मुताबिक है, संविधान के बाहर नहीं है। मगर संविधान लोग नहीं जानते, इसीलिए हमने संविधान को एक ऑपरेशनलाइज किया। ऑपरेशनलाइज करके क्या संविधान को अगर हम सचमुच
इम्प्लीमेंट करें तो क्या क्या कर सकते, वो पूरा रोड मैप बना के हम बहुजन भरोसा के नाम पे लोगों का सामने खड़ा कर दिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लोग आज सबसे बढ़िया घोषणा पत्र या भरोसा या रोड मैप बहुजन समाज पार्टी का करके बोल रहे, बहुत तारीफ मिल रहा है हमें। जी, क्या सर ऐसा क्या ऐसी अलग बात है जो बसपा के इस घोषणा पत्र के अंदर में देखने को मिलती है जो बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्र में नहीं देखने को मिलती? क्या ऐसी खासियत देख सकते हो? देखिए, बीआरएस, कांग्रेस, बीजेपी लोगों को भीख मांगने के समाज बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मतलब भीख मांगो, हमेशा भीख मांगो, पैसे नहीं है भीख मांगो, दाव बहुत ज़्यादा है भीख मांगो, हमारा गड़ी के पास आके भीख मांगो। हम ऐसा काम नहीं किए। हम स्वाभिमान का फाउंडेशन पे हमारा बहुजन भरोसा तैयार किया। तो हमने ये किया कि हर गरीब को 1 एकड़ ज़मीन मिलना चाहिए। माननीय श्री कांशीराम जी ने कहा था कि जो सरकार ज़मीन है वो गरीब लोगों का ज़मीन है। तो हर गरीब, चाहे जो जिसका भी समाज हो, हर गरीब 1 एकड़ का लैंड लेना चाहिए, लैंडलेस। दूसरा, 10 लाख जॉब्स हम क्रिएट करेंगे। तीसरा, अब शिक्षा के रूप में हम 12,000 कोचिंग सेंटर्स लगाएंगे फ्री, एयर कंडीशन, और 600 इंटरनेशनल स्कूल्स बनाएंगे, ठीक है, और सैनिक स्कूल्स बनाएंगे गरीब लोगों के लिए, 66 सैनिक स्कूल्स। और जिसके पास मकान नहीं है, जैसे बहन जी ने किया है यूरोपी में, ऐसा मकान 550 स्क्वायर फीट में अच्छा मकान बना के दे देंगे 2 साल में ही। और हम ये कहा कि जो दारू आज घरों में पानी का जैसा मिल रहा है, उसको हम पूरा बंद कर देंगे, सिर्फ दारू का एक्सेस रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। और हम इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और तेलुगु मीडियम के अलावा एक कोडिंग मीडियम भी लगाएंगे, कंप्यूटर लैंग्वेज भी लगाएंगे, वो मैंडेटरी होगा तेलंगाना में हर आदमी को। और हर इंसान जो तेलंगाना में पैदा हुआ वो 100 साल जीना है, 100 साल जीने का एक अच्छा सा रोड मैप बनाया, वो हमने नया बना दिया। और खेतों में जो धान्य आता है, तो राइतों के मतलब खेतों में किसानों का परिश्रम के, किसानों का मेहनत के बाद जो खेतों में आता है ध्यान, वो धान्य को हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस 3,000 रुपये 1 क्विंटल को बताया। और वो गरीब लोगों के लिए बताया, अमीर लोगों के लिए नहीं है, गरीब लोगों के लिए रहना चाहिए। और काफ़ी सारे मतलब बहुत अच्छा न्यूट्रिशन, हर गांव को एक डाइटिशियन बनाया, हर गांव को एक एक्सरसाइज सेंटर यानी कि जिम्नेजियम, और हर मंडल माना भी यानी कि आपका जैसे ब्लॉक, हर ब्लॉक से 100 छात्रों को हम विदेश भेजना चाहते हैं सरकारी कास्ट पे। ये सब करने का मुमकिन चीज़ है, लेकिन सरकार नहीं करती है, क्योंकि सरकार गरीबों के खिलाफ सरकार है। और हमारा पूरे जितने भी योजना है हम महापुरुषों का नाम पे लगाया, यानी कि कांशीराम, और शैडो मिनिस्टर्स लगा रहे। शैडो मिनिस्टर जो विद्यार्थी यानी कि छात्र और युवा जितने भी अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं, वो लोगों को हम शैडो मिनिस्टर बनाना चाहते हैं हर डिपार्टमेंट। वो बात मुझे बहुत ज़्यादा एक यूनिक लगी। मैंने किसी घोषणा पत्र में अभी तक ऐसे देखने को नहीं मिला जहाँ पर विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा शैडो चीज़ें की जा रही है। देखिए, आजकल मिनिस्टर्स किस किस्म के मिनिस्टर्स है? अरे एक के ऊपर बहुत क्रिमिनल केसेस है, किसी को पढ़ाई नहीं आता और मुंह खोले तो गाली आता, और पैसे खाना उसका आदत हो जाता है, और उसके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है उसको मालूम ही नहीं चलता, सेक्रेटरी के बिना कुछ नहीं चलता। और वो पॉलिसी बनाने के लिए बाहर से कंसल्टेंट मांगता, और कंसल्टेंट अपना साजिश रहता, अपना सीक्रेट एजेंडा रहता उसका। कहीं भी देखो कैसे लूटना पब्लिक मनी वही है। लेकिन हम आज विद्यार्थी यानी कि छात्र और युवाओं को जो क्वालिफाइड है, हाईली क्वालिफाइड है, वो लोगों को हम शैडो मिनिस्टर बना के अपना मिनिस्टर्स में लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? वो देखेगा क्या पॉलिसी है,
कैसे पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है, उससे कुछ प्रोग्रेस हो रही है या नहीं तो रिग्रेस हो रही है, तो वो पूरा देख के वो मिनिस्टर को बताएगा, देखिए ऐसा 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 हो रहा है। और उसके बाद वो राजनीति में आएगा, राजनीति में आने के बाद वो भी चुनाव लड़ेगा, चुनाव लड़ने के बाद जब वो मिनिस्टर बनता है उसके पास बहुत अनुभव होता है, वो अनुभव से वो अच्छा रूलिंग करेगा। इसीलिए हम बचपन मतलब कि यंग एज से ही उसको पॉलिटिक्स में क्या पॉलिसी मेकिंग है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है और उसका फीडबैक कैसे लेना है और कैसे काम करवाना है, वो सब वो अपना आंखों से देखेगा। बस इससे बहुत अच्छा होगा। यानी कि आजकल युवा क्या है, राजनीति से नफरत है युवा को। अरे राजनीति में पूरा लुटे रहा है, राजनीति में सब क्रिमिनल्स है, राजनीति से कुछ नहीं होता, पूरा भ्रष्टाचार है, रिश्वत लेता है, ये सब बोलते हैं। तो पूरा नेगेटिविटी ज़्यादा है राजनीति में। लेकिन अच्छे लोगों का भी राजनीति में आगे बढ़ सकता है। इसलिए हमने शैडो मिनिस्टर करके एक मतलब वेस्टर्न सोसाइटीज़ में ज़्यादा रहते हैं, हमने इंडिया में भी खास करके तेलंगाना में एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी के जरिए, तो इसीलिए हमने शैडो मिनिस्टर्स लगाए। सर, दावेदारी पेश की जा रही लगातार बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के माध्यम से, और ख़ास तौर पर अगर बीआरएस की बात करें, क्योंकि केसीआर की सरकार चल रही है तेलंगाना में, जहां पर एक नहीं तो दो विधानसभा से चुनाव की दावेदारी है, गजवेल विधानसभा और कामारेड्डी विधानसभा। क्या मजबूरन आन पड़ी जो केसीआर को एक नहीं तो दो विधानसभा से लड़ना पड़ रहा है? आपको क्या लगता है? केसीआर डर गया, केसीआर को मालूम हो गया कि वो कैसे भी हारने वाला है, वो कैसे भी अपना सत्ता में आने वाला नहीं है, तो इसीलिए केसीआर को दोनों जगहों पे लड़ रहा है। तो तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस गिरने वाली है, लोग उसको नहीं चाह रहे। जब लोग नहीं चाहे तो तुम जितने भी ड्रामा करो, जितने भी जुमला करो, तुम नहीं जीतोगे। जी सर, क्या बताएंगे अभी आने वाली क्या रणनीति होगी, किस तरीके से आने वाले तमाम समस्याओं को लेकर आपके तरफ से अगला पड़ा होगा, और कैसे आने वाले चुनाव को आप एक दावेदारी पेश करेंगे? आने वाले चुनाव में हम अकेले लड़ेंगे। जैसा बहन जी ने ऊपर बता दिया ऑलरेडी कि हम ना इंडिया से जाएंगे ना एनडीए से जाएंगे। ये मजबूर का सरकार मतलब यानी कि मजबूर का सरकार बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे करके बहन जी ने ऑलरेडी अपना ऐलान किया है। तो हमारा रणनीति यही होगा, हम खुद के पैरों पे हम खड़ के लड़ेंगे, और जहाँ जहाँ लाइक माइंडेड पीपल, लाइक माइंडेड पार्टीज़ जो मदद एक्सटेंड करते हैं उसका एक्स्ट्रा मदद ले लेंगे। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम अकेला लड़ रहे हैं। कई जगह कैंडिडेट्स अच्छे कैंडिडेट्स आ रहे हैं, तो इसीलिए हमको ये उम्मीद है कि हम इस बार डबल डिजिट में आएंगे। सर, ये मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से तमाम चुनाव हम देख रहे हैं, इसके मद्देनज़र रखते हुए क्या बताएंगे खास तौर पर पूरी तेलंगाना की जनता को, और तमाम देश के लोग आपको बड़े पैमाने पर पसंद कर रहे हैं। खास तौर पर अगर बसपा के लोगों की बात की जाए तो बड़ी उम्मीद है तेलंगाना से। जब भी हम पूछते, आज अगर मैं तेलंगाना में हूँ तो मुझे लगातार फ़ोन मैसेजेस आ रहे और पूछा जा रहा है कि आप प्रवीण सर से ये ज़रूर पूछिएगा कि कितनी सीटें आएगी, कितना क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा, क्या सरकार बन पाएगी, ये तमाम सवाल क्या बताएंगे सर? बहन जी कुमारी मायावती जी ने हमें बहुत अच्छा चुनौती दिए है, टारगेट दिए है। हमें आशा है कि ऐसी अगर मेहनत किए तो आज नहीं तो कल तेलंगाना में बहुजन राज जरूर आएगी, और तेलंगाना पूरे देश के लिए एक मॉडल स्टेट बहुजन पॉलिटिक्स में बनेगी। ये तो हमारा उम्मीद है, और उसी उम्मीद को लेते हुए हम काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। अब देखिए अभी 3 बज गए सुबह, फिर भी हम बात कर रहे हैं। तो ज़रूर हम प्रयास करेंगे और कहीं भी कुछ गलती नहीं करेंगे, और जब तक तेलंगाना में बहुजन राज नहीं आती तब तक हम रेस्ट नहीं लेंगे। तो यही, और मेरा निवेदन एक ही है, पूरे देश में जितने भी बहुजन प्रेमी हैं, आप सभी लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि कृपया आप हमें सुझाव दीजिए और हमारे भलाई के लिए प्रार्थना कीजिए, और आप भी आपका एरियाज़ में अच्छा काम करके हमें इंस्पायर कीजिएगा। हम आपसे, आपका काम से भी प्रभावित होने का मौका हमें भी दीजिएगा, और हम अगर कुछ गलती करें तो हमें करेक्ट करने के लिए भी कोशिश कीजिएगा, और अब आप कुछ अच्छा काम करें तो हमसे शेयर कीजिएगा। और किसी का सपोर्ट हम लेने के लिए तैयार है, लेकिन तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी ज़रूर सत्ता में आएगी, या आज नहीं तो कल आएगी, बट तब तक हम तो पीछे नहीं हटेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। सर, तमाम तरीके से जो हमने चर्चा की है, इन तमाम सवालों को लेकर लगातार आप कह रहे थे और इन तमाम सवालों को लेकर मैंने सर से बातचीत की है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तेलंगाना के अंदर में एक नई शक्ति आप बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से देख पा रहे हैं। कल्पना नहीं कर सकते ऐसी तस्वीरें तेलंगाना से हमको देखने को मिल रही है और ये जनाधार आने वाले विधानसभा चुनाव में कितने ज़्यादा परिणाम के तौर पर निकल कर आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन काम शुरू है और रात के 3 बज चुके हैं, लेकिन लगातार हमारी बातचीत और विचार मंथन शुरू है और कहने की यही एक परिवर्तन के तौर पर देखा जा सकता है। पूरी बातचीत को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है? डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार सर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।